हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की जो NCERT है आपकी हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द पार्ट 2। तो प्रीवियस एक दो वीडियोस में हमने जो है पार्ट 2 को स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट चैप्टर है वो हम यहाँ पे देख रहे थे थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स। तो इसमें हम जो है ना मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मिडिवल इंडिया को जानने के लिए हम कौन से सोर्सेज का यूज कर रहे हैं? जो ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में उस समय में आए थे एंड उन्होंने जो है ना पूरे अकाउंट्स यहाँ पे जो छोड़े थे, तो उन्हीं अकाउंट्स को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उन्हीं ट्रैवलर्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल-बिरूनी के बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड आफ्टर दैट जो है हमने बात की थी अबाउट द इब्न बतूता एंड कहाँ से वो बिलोंग करते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने विजिट किया था, कौन कौन से एरियाज को उन्होंने विजिट किया था एंड उन्होंने जो है अपने अकाउंट्स में कौन सी चीज़ों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। राइट, तो आप जो है ना उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल वे में देखेंगे। सो द मेकिंग सेंस ऑफ द अलाइंड वर्ल्ड, अल-बिरूनी एंड दी सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो अब हम यहाँ पे जो है ना अल-बिरूनी जो उन्होंने अकाउंट्स लिखे थे, तो उनके अकाउंट्स में हमें जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो किया था एंड जो इंडिया के सांस्कृतिक टेक्स्ट जो है क्या उसे भी जो है उन्होंने फॉलो किया था या नहीं किया था, अब थोड़ा सा हम जो है डिटेल वे में देखेंगे। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर। सो ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जब कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे लैंड से जो है भारत में आएगा, तो जो है वो यहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में नहीं जानता होगा, यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं जानता होगा, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में नहीं जानता होगा। तो अगर जो है उसे यहाँ पे रहना है, फिर जो है यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में लिखना है, यहाँ के लोगों के बारे में लिखना है, तो उसके सामने जो है ना कई सारे बैरियर्स आएंगे अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो उसे जो है किस तरह से ओवरकम करते हैं अल-बिरूनी, वो देखते हैं। So as we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with the practices with which they were familiar. तो ये जो ट्रैवलर्स है ना, ये क्या करते हैं कि इंडिया में जो भी चीज़ें ये देखते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो भी चीज़ें देखते हैं, उसे ये जो है ना कंपेयर करते हैं जिन चीज़ों के साथ जो है वो पहले से ही फेमिलियर थे। जैसे कि मोरक्को से बिलोंग करते थे, यहाँ पे कोई ट्रैवलर जो है सपोज कीजिए वो यूरोप से बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ के इंडिया के ट्रेडिशन को जो है ना यूरोपियन ट्रेडिशन के साथ जो है कंपेयर करेगा। तो सेम चीज जो है ये भी करते हैं। तो हर ट्रैवलर ने जो है ना यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है एक तरह से अपनाई थी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑब्जर्व। जो भी चीजें यहाँ पे वो देखते हैं उसे समझने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अल-बिरूनी फॉर एग्जाम्पल जो है उन्हें पता था कि दैट जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो है उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। सो ही डिस्कस्ड द सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग। तो जो है इन बैरियर्स के बारे में भी जो है उन्होंने अपने अकाउंट्स में बताया है, जिन बैरियर्स को जो है वो समझते थे कि जो है एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, एक तरह से मुझे प्रॉब्लम आएगी अंडरस्टैंडिंग में। तो पहला बैरियर कौन सा था यहाँ पे? ऑब्वियसली लैंग्वेज था। सो अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक एंड द पर्शियन लैंग्वेज। तो क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे लोग जो थे, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। राइट, यहाँ पे जो कई सारे ऐसे टेक्स्ट भी थे हमारे भारत में जो कि संस्कृत में ही लिखे गए थे एंड ऑल्दो उन्हें संस्कृत के बारे में नहीं पता था, वो अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज को जानते थे अल-बिरूनी। तो वो बोलते हैं कि संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक एंड द पर्शियन दैट आइडियाज एंड द कंसेप्ट्स कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर। तो फिर इसकी वजह से वो बोलते हैं कि ये जो आइडियाज है ना, उन्हें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सेकंड बैरियर कौन सा हो गया? डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस। तो सेकंड जो यहाँ पे बैरियर हो गया वो हो गया रिलीजन के ऊपर। Right, so the self-absorption and the consequent insularity of the local population according to him constituted the third barrier. तो third barrier यहाँ पे आ गया कि जो लोग थे थोड़े से यहाँ पे backward थे than the जिस country से ये belong करते थे। तो ये barriers जो थे इन्हें पहले एक तरह से solve करना था, फिर जाके जो है उन्हें accounts लिखने थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें जो है overcome करके फिर उन्होंने यहाँ पे जो है हर एक चीज़ को
लिखा था। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इवन दो ही वाज अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, उन्हें पता था इन प्रॉब्लम्स के बारे में, अल-बिरूनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ द ब्राह्मण्स। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या थी, उन्हें एक तरह से संस्कृत लैंग्वेज चाहे यहाँ पे नहीं आती थी, उन्हें जो है यहाँ के रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं पता था, बट फिर भी जो है मोस्टली जो ब्राह्मण्स के वर्क्स थे ना उनके ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ऑफन साइटिंग दी पैसेजेस, तो डिफरेंट पैसेजेस को जो है वो यहाँ पे लेते थे, वेदा से, पुराण, भगवत गीता से, पतंजलि के वर्क्स हो गए, मनुस्मृति हो गई, तो वहां से जो है ना कई सारे एग्जाम्पल्स वो लिखते थे अपनी एक तरह से राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो भी चीजें वो अपनी बुक में लिख रहे थे सपोर्ट करने के लिए वो एग्जाम्पल लेते थे इन सारे टेक्स्ट के, राइट, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए अपने अकाउंट में भी। ओके, सो इब्न बतूता की अगर हम बात करें एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, तो ऑब्वियसली वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे घूमने फिरने में, तो उनके मन में तो एक्साइटमेंट थी ऑफ द अनफेमिलियर, जिस चीज से जो है उसे उन्हें पता ही नहीं था उसको लेके वो ज्यादा जो है एक्साइटमेंट थे। सो बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th century, द सब कॉन्टिनेंट वाज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन। तो जब वो भारत में आते हैं ना 14th century में, उस समय तक इंडिया जो है ना वो अपने व्यापार में काफी आगे तक पहुंच चुका था, तो ग्लोबल नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन का इंडिया जो है उसका एक पार्ट बन चुका था। तो कहां कहां तक ट्रेड होता था, चाइना इन द ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्ट, राइट, तो यहाँ तक जो है व्यापार फैला हुआ था। सो एज वी हैव सीन इब्न बतूता जो है वो उसने जो है कई सारी लैंड्स को विजिट किया है, इवन भारत में भी बाहर भी कई सारी सेक्रेड श्राइन्स को विजिट किया है, लर्न्ड मैन एंड जो रूलर्स होते हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया है, एंड उन्हें काजी भी जो है बनाया गया था, एंड अर्बन सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पे, अर्बन सिटीज जो होते हैं वहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है उसे भी वो जानते हैं, राइट, एंड यहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, अरेबिक, पर्सियन, टर्किश एंड अदर लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे बोलते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स जो होते हैं उन्हें भी वो शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो है ना उन्होंने अपना लाइफ जो है वो स्पेंड किया, तो ऑब्वियसली उनके पास जो है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। So these included the stories about men noted for their pretty kings who could be both cruel and generous, and about the life of the ordinary men and women। तो इनके अकाउंट्स में हमें जो है ना ये सारी चीजें, ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एक गरीब आदमी की कहानी होगी, एक ऐसा राजा जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल है, या फिर एक ऐसा राजा जो कि बहुत ज्यादा काइंड है, या फिर ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जो लाइफ होगी उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है इजीली मिल जाती है इब्न बतूता के अकाउंट्स में। So anything that was unfamiliar was particularly highlighted। तो जिस चीज को ये नहीं जानते थे, जो अनफेमिलियर था, राइट, वो जो है हाईलाइट किया गया था इब्न बतूता के द्वारा उस चीज को अपनी बुक में, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द लिसनर ऑफ और द रीडर वाज सुइटेबली इम्प्रेस्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ डिस्टेंस येट असेसिबल वर्ड्स। तो उन्होंने जो है अनफेमिलियर चीजों को जो है हाईलाइट क्यों किया था, क्योंकि अगर कोई पर्सन इनके अकाउंट को पढ़ेगा, जो रीडर यहाँ पे पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है इनके अकाउंट को, वो जो है ना इस अनफेमिलियर लैंड से जो है वो एक तरह से इम्प्रेस हो जाए, एंड चाहे ये जो लैंड है वो दूर है बट ये असेसिबल है लैंड, इंडिया की अगर ये बात कर रही है तो, राइट। फिर इन्होंने कोकोनट एंड पान के बारे में भी लिखा है, काफी अच्छे से जो है उसे इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। सो सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर एविडेंट इन द वेज इन विच ही डिस्क्राइब द कोकोनट एंड द पान, कि किस तरीके से इतने अच्छे तरीके से जो है ना इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग वे में जो है उन्होंने कोकोनट एंड पान को डिस्क्राइब किया है। ये जो है दो काइंड के प्लांट प्रोड्यूस है डेट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। इनकी ऑडियंस कौन सी थी, इनके जो लोकल लोग थे यहाँ के, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, इनकी जो नेटिव लैंड थी इब्न बतूता की, तो उन्हें जो है ना यहाँ पे कोकोनट एंड पान के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने जो है काफी अच्छे से जो है कोकोनट एंड पान जो इसे इंडिया में मिलता है उसे काफी अच्छे से अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। फिर इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज के बारे में क्या लिखा है, तो इब्न बतूता फाउंड द सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। वो बोलते हैं कि इंडिया की जो सिटीज है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड जो जिस पर्सन के पास, अगर किसी पर्सन के पास यहाँ पे स्किल्स हैं, रिसोर्सेज अगर वो यहाँ पे चाहता है तो उसे इंडिया में आ जाना चाहिए। यहाँ की जो सिटीज है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्पेरस भी हैं, एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ओकेजनल यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं, जब कभी भी वॉर्स वगैरह
वगैरह यहाँ पे होती हैं या फिर इन्वेजन्स होती हैं, उस समय में जो है डिसरप्शंस यहाँ पे हो जाती है सिटी में। ऑल द सिटीज यहाँ की जो है वो एक तरह से काफी अच्छी हैं, प्रॉस्पेरस हैं। So it appears from the Ibn Battuta account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets। तो अगर इब्न बतूता के अकाउंट को हम पढ़े ना, तो उसे पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो सिटीज थी ना वो क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बट फिर भी वहां पे ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो उस मार्केट में आपको जो है वेराइटी ऑफ गुड्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को भी जो है काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वो बोलते कि दिल्ली जो है वो एक काफी बड़ी सिटी है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, एंड ये जो है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। उसके बाद दौलताबाद की अगर हम बात करें, was no less and easily rival दिल्ली in size, right? तो अगर हम बात करें कि वो बोलते कि दौलताबाद भी जो है वो दिल्ली से कम नहीं है, वो भी जो है साइज में उसके जैसी ही है। तो बाजार जो है यहाँ पे, राइट, ये ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए ही प्लेसेस नहीं है, ओनली यहाँ पे व्यापार नहीं होता है। उसके अलावा ये जो है ना बाजार जो होते हैं वो एक सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज का भी हब होता है, क्योंकि मोस्टली बाजार में यहाँ पे मॉस्क्यूज एंड टेम्पल्स बनाए हुए हैं, एंड कई जगह पे तो यहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी हो रही है, डांसिंग हो रही है, म्यूजिशियंस भी हैं, यहाँ पे सिंगर्स भी हैं, राइट। तो वाइल इब्न बतूता वाज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन्स, historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from the villages। तो इब्न बतूता ने ना यहाँ पे जो है प्रोस्पेरिटी के बारे में जो है ज्यादा नहीं बताया कि क्या यहाँ के जो बाजार है वो प्रोस्पेरस थे या नहीं थे। मीन उनका जो एक तरह से मुद्दा रहता है ना वो जस्ट उसकी फीचर्स बताने में रहता है, प्रोस्पेरिटी को जो है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। बट यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस ने जो है ना इब्न बतूता के इसी अकाउंट को यूज किया है। तो वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ये चीजें बाजार में, मार्केट्स में देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे जो सिटीज है वो क्राउडेड है, तो इसका ये मतलब है कि सिटी जो है वो प्रोस्पेरस होगी, एंड यहाँ पे जो पैसा है वो विलेजेस से ही जो है वो आया होगा, ऐसा ये बोलते हैं। क्योंकि इब्न बतूता बोलते हैं कि डैड की इंडिया जो है ना, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, which allowed farmers to cultivate 2 crops a year, right? तो जो है साल में 2 क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसा वो बताते हैं। And he also noted that the subcontinent was well integrated with the inter-Asian networks of trade and commerce। तो यहाँ पे जो है सबकॉन्टिनेंट जो है इंडिया का ये इंटेग्रेट है with the inter-Asian network of the trade and commerce, with the Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and the Southeast Asia। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी उस समय में वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, एंड इवन आर्टिजन्स एंड जो मर्चेंट्स हैं वो ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पे फेच कर रहे थे। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल है, मेनली कॉटन का जो कपड़ा है, या फिर फाइन मुस्लिन हो गई, सिल्क हो गया, ब्रोकेड हो गई, सैटिन हो गई ना, इस कपड़े की जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड थी दूसरी कंट्रीज में। एंड इब्न बतूता जो है वो ये बोलते हैं डैट की सर्टेन वेराइटीज हैं यहाँ पे फाइन मुस्लिन की, तो ये इतनी महंगी थी ना ये वेराइटीज की जो है नोबल्स एंड जो रिच पर्सन्स है ना वही इसे पहन सकते थे, राइट। सो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जो है कम्युनिकेशन के भी जो है काफी अच्छी जो चीजें थी, टेक्निक्स जो थी वो डेवलप हो चुकी थी। सो इनके अकॉर्डिंग, इब्न बतूता के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं दैट द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू इनकरेज द मर्चेंट्स, कि मर्चेंट्स को इनकरेज करने के लिए कई सारे जो है स्पेशल मेजर्स जो है वो स्टेट ने लिए थे उस समय में। एंड जितने भी ट्रेड राउट से ना यहाँ पे, जिन ट्रेड राउट से मर्चेंट्स होके गुजरते थे, तो वहां पे जो है इन्स एंड जो गेस्ट हाउसेज होते हैं ना वो बनाए गए थे, सो डैट की जो मर्चेंट्स है वो रास्ते में रेस्ट कर सके। एंड पोस्टल सिस्टम जो था ना यहाँ का वो भी काफी ज्यादा एफिशिएंट था। इब्न बतूता जो है वो काफी ज्यादा अमेज होते हैं पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी से, क्योंकि जो इस पोस्टल सिस्टम के थ्रू जो है मर्चेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं, एंड इवन जो क्रेडिट है ना वो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो सेंड कर सकते हैं, एंड इवन जो गुड्स होती हैं वो भी डिस्पैच कर सकते हैं जो कि शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे चाहिए होती हैं, राइट। तो पोस्टल सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया था। एंड वाइल इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध, अगर जो है एक पर्सन को दिल्ली से सिंध की तरफ जाना है, सॉरी या फिर सिंध से दिल्ली की तरफ जाना है तो उसे 50 दिन लग जाते हैं। बट जो न्यूज रिपोर्ट होती है ना स्पाइस की, वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days,
राइट। 5 दिन में जो न्यूज़ होती है ना वो यहाँ पे पोस्टल सिस्टम के थ्रू जो है वो पहुंच जाती थी। इतना एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था। तो इब्न बतूता जो है ना इसकी एफिशिएंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऑन दी अदर हैंड बर्नियर की अगर हम बात करें तो जो है वो एक तरह से यूरोप के साथ जो है इंडिया को कंपेयर करते हैं एंड इंडिया को जो है थोड़ा सा डिग्रेड करने की वो कोशिश करते हैं। पहले ही आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। इफ इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम बिकॉज ऑफ इट्स नॉवेलिटी, फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो थोड़ा सा उनका डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था फ्रैंकोइस बर्नियर का। इब्न बतूता तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, इम्प्रेस हुए थे इंडिया से। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे उनका जो माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। तो ही वाज फार मोर प्री ऑक्युपाइड विद कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया। तो वो क्या करते थे, कंपेयर करते थे, कंट्रास्ट करते थे जो भी चीजें वो इंडिया में देखते थे विद द सिचुएशन इन द यूरोप, राइट। एंड जो भी सिचुएशन यहाँ पे वो इंडिया में देखते थे कि ना डिप्रेसिंग है, उसे जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते थे विद द यूरोप। एंड हिज आइडिया सीम्स टू हैव बीन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स। तो इनके जो आइडियाज थे ना मोस्टली पॉलिसी मेकर्स के लिए ही थे कि कोई पॉलिसी किस तरह से बनाई जानी चाहिए। एंड बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय द डिटेल ऑब्जर्वेशंस, क्रिटिकल इंसाइट्स एंड द रिफ्लेक्शन। तो बर्नियर जो है मुगल एम्पायर के समय में यहाँ पे आए थे, तो उन बर्नियर ने जो भी अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें डिटेल ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल इंसाइट उन्होंने यहाँ पे दे रखा है मुगल एम्पायर का, एंड रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे दे रखी है, राइट। तो वो जो है ना एक तरह से मुगल की हिस्ट्री को यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में जो है ना किसी अलग वे से जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर द मुगल इंडिया विद द कंटेम्प्रेरी यूरोप, राइट। उस समय का जो यूरोप था ना उसे जो है वो मुगल इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं एंड फिर जो है वो यूरोप को एक तरह से सुपीरियर बना देते हैं। एंड एक तरह से अगर हम बात करें तो ये जो है ना इंडिया इज रिप्रेजेंटेड एज द इनवर्स ऑफ द यूरोप, कि जो है इंडिया को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो जो है इनवर्स है टोटली यूरोप का। यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है, राइट। तो यही चीजें जो है उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है बर्नियर ने। So we'll continue with this same chapter in our next video and कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमारे इंडिया के बारे में जो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।